नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्लेटफ़ॉर्म उत्तम पाठशाला पर सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो भाई बहुत सारे साथियों के कमेंट आए, कॉल आई, तो मैंने कहा इसके लिए मैं एक आपके सारे प्रश्नों का एक वीडियो लेके आऊँगा। कमेंट आए, उनके सारे क्वेश्चन मैंने देखे, हताशा, निराशा भी थी। सरकार को इतना जल्दबाज़ी में फैसला नहीं लेना चाहिए था। अब हुआ क्या, मामला ये हुआ, कि मुख्यमंत्री साहब बार-बार रैलियों में बोल रहे हैं कि 4 लाख भर्ती करेंगे। तो किसी ने ये कह दिया कि आपने अभी तक एक भी भर्ती नहीं निकाली है। आप एक भर्ती तो निकालो। उपचुनाव के दबाव में जितनी वित्तीय स्वीकृति मिली, उतनी भर्ती निकाल दी। अब मेरा अनुभव ये कहता है दोस्तों, कि भर्ती की सीटें बढ़ाई जाएगी। तो पहली लाइन जैसे ही 2202 पद लिखे हैं, 24 विषयों में 2202 पद लिखे हुए हैं, उनके जस्ट बाद दूसरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि पदों में कमी या वृद्धि की जाए। निश्चित रूप से वृद्धि की जाएगी, पद बढ़ाए जाएंगे। 99% चांस है, 1% में कुछ भी हो सकता है। आप ये मत कहना कि सर ने कहा था। और पद नहीं बढ़ाएंगे तो जल्दी दूसरी भर्ती भी बाद में आएगी। निश्चित रूप में कुछ पद तो इसमें बढ़ाए जाएंगे, लेकिन अपन को इसी को आधार मानते हुए 2202 पदों को आधार मानते हुए अपन को तैयारी करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। आपके सामने मैं भी एक उदाहरण हूँ। राजस्थान में पुलिस में रहते हुए 12वीं के बाद सारा 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़कर, उसके बाद सारी नॉन कॉलेज डिग्रियां करके, बीएड को छोड़कर, तो बीएड तो रेगुलर होती है, ऑल राजस्थान 3rd रैंक प्राप्त की। एक उदाहरण और बताता हूँ, मेरा साथी है, तो मेरे साथी 2008 में राजस्थान पुलिस में भर्ती हुआ। मेरी तरह ही नॉन कॉलेज डिग्रियां की, बीएड की। तो जैसे ही फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन आया, उसमें राजस्थान की 6 सीटें आई। उस बंदे ने 6 सीट पे फॉर्म अप्लाई किया और ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक आई उसकी। राम सिंह सिंतल, बीकानेर के ही है, बीकानेरी पोस्टेड है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, किसी से कंपेयर नहीं करना है, इसी को सत्य मानते हुए तैयारी करनी है। इसका आगे आने वाले समय में आपको बेनिफिट निश्चित मिलेगा। इसमें आपके पास 2 विकल्प हो सकते हैं, या तो आपने पहले किसी की तैयारी कर रखी है, सेकंड ग्रेड वगैरह की, तो वो कर सकते हो, या नए जिसने पहली बार शुरुआत की है, फर्स्ट ग्रेड की पहली बार कोई भर्ती की तैयारी कर रहा है, एमए है तो फर्स्ट ग्रेड की शुरुआत की है, या उन्होंने 50 प्लस सिलेबस कर लिया है, तो उसको फर्स्ट ग्रेड की करनी है। आगे नेट जेआरएफ में पीएचडी में आपके काम आएगी। वहाँ आपको बेरोजगारी भत्ते के रूप में 40 से 50 हज़ार रुपये मंथली मिलेगा, अगर पीएचडी आप करते हो 3 साल के अंदर अंदर, जेआरएफ आपकी है तो। और अब तो राज्य सरकार ने नेट वालों को भी 20 हज़ार रुपये मंथली देना प्रारंभ कर दिए, वो भी बेनिफिट है। कॉलेज लेक्चरार की आ जाएगी, आगे फिर फर्स्ट ग्रेड की आ जाएगी, उससे पहले कोई केवी की आ जाएगी, कोई दिल्ली में आ जाएगी, कोई दूसरे अदर स्टेट में आ जाएगी। तो बेनिफिट बेनिफिट है। आप तो जो पॉलिटिकल अपना ही लिया है, पॉलिटिकल की अच्छे से तैयारी करो। सेकंड पेपर पॉलिटिकल फर्स्ट ग्रेड का मतलब ये सब्जेक्ट बेस होती है। तो हिम्मत अपन को नहीं हारनी है। हमसे जो होगा, फर्स्ट पेपर आपका निःशुल्क पूरा चल रहा है, कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पेपर की आपको अच्छे से रणनीति बता दी गई है, उसको फॉलो कर लो। फिर भी कोई और आपके लिए होगा तो हम करते रहेंगे, आपको अवगत कराते। सेकंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की बुकें मैं आज प्रारंभ करने वाला था, लेकिन जैसे ये कल आया, एक बार हताशा हुई। इस तरह बच्चों को हौसला बंधाएंगे, लेकिन दोस्तों हौसला तो रखना पड़ेगा। आप कंपेयर करके देख लेना, जब जब कम सीटें आई हैं उतना ही कंपटीशन कम हुआ है। किसी भी भर्ती में जिसमें कम सीटें आई हैं, मेरिट भी उतनी ही कम गई है। आप कंपेयर करके देख लेना। और इसमें दोनों में 40% न्यूनतम अंक लाने हैं। कुछ तो फर्स्ट में नहीं ला पाएंगे, कुछ सेकंड में नहीं ला पाएंगे, कुछ बैलेंस नहीं बना पाएंगे, कुछ अन्य कारणों से पहले ही अपने को दौड़ से बाहर समझ लेंगे। जिस दिन आपने आप कितनी तैयारी लगातार करते रहो और आप ये कहते हो तो नहीं होने वाला, तो नहीं होगा दोस्तों। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपन को इसी को सत्य मानते हुए अच्छे से तैयारी करनी है। अब आपके जो सवाल थे उनका मैं जवाब दूंगा, उससे पहले एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ अपन शुरुआत करते हैं।
राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे निशान तीर कहाँ तक जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, वो बाद की बात है। लेकिन अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को टारगेट करते हुए अपन को अच्छे से तैयारी करनी है। अब आपके जो प्रश्न आए हैं, जो मैंने अलग से लिख दिए हैं, उनका एक एक करके आपको जवाब दूंगा। अब सफलता क्या है। सफलता दोस्तों, एक संत से किसी ने प्रश्न किया था कि सफलता क्या है, सफलता कैसे प्राप्त कर सकता। तो उस संत ने उसको बुलाया, वो आया, नदी के किनारे संत रहता था, वो उनको नदी के अंदर ले गया, पानी के अंदर ले गया, पानी के अंदर चले गए। जब उनके पानी यहाँ तक आया तो उसने उसको पकड़ के ऊपर से उसको डुबोया। जब तक उनको ऐसे नहीं लगा कि ये मर न जाए, उससे पहले ऊपर निकाला, फिर डुबोया, फिर निकाला, फिर डुबोया। अब उसने बताया कि बाबा ये क्यों कर रहे हो। तो उसने बताया अब आपको क्या दिखाई दे रहा था। तो मेरे को तो केवल और केवल ये था किसी तरह मेरे प्राण बच जाए, किसी तरह मेरे को केवल और केवल सांस की तरफ मेरा ध्यान था कि कैसे न कैसे सांस आ जाए। बस उसने सत्य ने कहा यही सफलता है। आपके प्रश्न का यही उत्तर है, यही सफलता। मैं समझ नहीं पाया। जब आपको एक टारगेट आपका दिखने लग जाएगा, जब उनको केवल और केवल सांसें दिख रही थी, जब आपको आप इसे जीने में विजुलाइज करने लग जाओगे, जीने लग जाओगे, सोते टाइम भी आप सपने में ये बोलोगे, अम्बेडकर के बारे में क्वेश्चन बोलोगे, लोहिया जी के बारे में बोलोगे, अपने आप क्वेश्चन करोगे, सपनों में वो चलता रहेगा। उस हिसाब से जीना पड़ेगा आपको। 24 घंटे आपको सोचना पड़ेगा। 24 घंटे का मतलब है आप दिन रात ये इमेजिंग होती रहेगी। जैसे आप लास्ट जो विचार होता है ना, जो अंतिम विचार होता है, वही पूरी रात सपने में चलता है। तो लास्ट विचार आप अच्छा विचार लेके सोएं, सुबह मेडिटेशन करें, तब विजुलाइज करें। इस पर जल्दी मैं एक अच्छा सा आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। डेली वो करना है आपको मेडिटेशन। उसके अलावा 3 प्राणायाम है, कपाल भारती, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा किस तरह से अपन को करने हैं। इतना मैटर करना है। सोते टाइम आपको मेडिटेशन करते करते सो, जैसे सो विजुलाइज करना है मैं कहीं हस्ताक्षर कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, विजुलाइज करते करते सो जाना है। निश्चित रूप से आप अपने टारगेट से भटकोगे नहीं। और हमने तो यही किया है, अभी आप आज के सामने हैं। और फायदा ये है कि अब धांधली नहीं होने वाली। सबसे बड़ा सुकून का विषय यही है कि और तो सरकार ने कुछ किया हो नहीं किया हो, लेकिन ये जरूर किया है जो पेपर लीक होते थे उन पर 99% अंकुश लग जाएगा। अब आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं मैं। ये हमने देख लिया है, कुल व्याख्या भर्ती संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, आपके प्रश्नों के जवाब देंगे, आपके सभी प्रश्नों के जवाब। ठीक है, आपके सभी प्रश्नों के अभी जवाब देने वाले हैं, वो आप थंबनेल से समझ गए हैं। फर्स्ट ग्रेड की सीटें कम है तो किसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आपने जब टारगेट बना लिया तो फर्स्ट ग्रेड की ही करो। जरूरी नहीं आप ये लेवल आप पार कर जाओगे ना, आप फर्स्ट ग्रेड का ये मैटर पढ़ लोगे पोर्ट, तो आरपीसी का जो पेपर आता है, जो लेवल है, जो ट्रेंड चेंज हुआ है 2018 के बाद, हमारी वाली भर्ती 2018 में पहली बार चेंज हुआ था। तो आप कहीं पे भी एग्जाम दे लेना, इससे आपको कम ही लेवल मिलेगा, इससे हाई लेवल नहीं मिलने वाला है। तो आप केवी की दे सकते हो, दूसरी दे सकते हो, नेट जेआरएफ पीएडी में सिलेक्शन ले सकते हो, कॉलेज लेक्चरर की आ जाएगी। तो आगे बढ़ते रहें, पीछे नहीं मुड़ना है। तो जिसने अच्छे से सेकंड ग्रेड की कर रखी है तो सेकंड ग्रेड की करो। पदों में कम वर्दी आपको बता दिया है, मेरे हिसाब से वर्दी होगी। एक सबसे बड़ा सवाल आता है एग्जाम कब होगा। अब मैंने पहले वीडियो में बोल दिया कि जुलाई से पहले नहीं होगा। अब उन्होंने ये नहीं सोचा, मैंने ये बोला है कि जुलाई से पहले नहीं होगा। वो इस बात को पकड़ गए कि भाई सर आप कह रहे हो अक्टूबर नवंबर तक से पहले, अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम होगा, तो आप साथ में कह रहे हो जुलाई। मैंने ये बोला है जुलाई से पहले नहीं होगा। इसका मतलब जो एमए फाइनल ईयर में है और बीएड फाइनल ईयर में है, अगर मई जून में डेट दे भी देते हैं तो उनको आगे डेट खिसकानी पड़ेगी। वो आराम से तैयारी करें, जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होगा। और पद बढ़े तो विज्ञापन भी दोबारा जारी करना पड़ेगा सीटों के लिए, और फार्म भी दोबारा आपसे अप्लाई कराएंगे। तो आप पढ़ते रहें, नेट जेआरएफ का टारगेट लेके जो
फर्स्ट ईयर में है, बीएड फर्स्ट ईयर में एमए कर रखी है, या एमए फर्स्ट ईयर में है, बीएड कर रखी है, तो वो पॉलिटिकल अपने हिसाब से पढ़ते रहे साथ साथ। ठीक है, जैसे आपको अगर सीटें बढ़ाए और विज्ञापन दोबारा जारी करे तो आप फॉर्म अप्लाई कर देना। बैकलॉग क्या होता है? अब सीटें आई, जैसे पॉलिटिकल में आई है तो 72 एसटी में आ रखी है, 38 सीटें जिन्होंने न्यूनतम अंक प्रतिशत प्राप्त नहीं किए, जैसे 1156 पॉलिटिकल की सीट थी, 1300 पास किए थे, तो उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी के थे, विधवा परित्यक्ता उनकी सीटें खाली रह गई थी, और एससी एसटी की सीटें खाली रह गई थी। तो उनकी जो सीटें रिक्त रही है वो 3 भर्तियों तक उनकी वो सीटें आएगी जुड़ के, उसके बाद भी रिक्त रहती है तो फिर वो सामान्य प्रक्रिया से उनकी सीटें भरी जाएगी। ये होता है बैकलॉग। बैकलॉग अर्हता क्या है? अब शैक्षणिक योग्यता क्या है? एक क्वेश्चन आता है, योग्यता क्या है? योग्यता क्या है? योग्यता बीएड प्लस एमए। एमए में कोई परसेंटेज नहीं है, बीएड कर रखी है, एमए कर रखी है, एमए फाइनल ईयर में हो या एमए कर रखी है, बीएड फाइनल ईयर में हो, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि अंतिम वर्ष में आप आवेदन करने वाले हो या आवेदन कर दिया है तो आप फॉर्म भरने के योग्य हो। उनके अलावा भी जो फर्स्ट ईयर में है, बीएड फर्स्ट ईयर में है, एमए फर्स्ट ईयर में, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये तो योग्य है ही, न्यूज गर्ल का वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एक शर्त है, शर्त ये है कि आपको जैसे ही एग्जाम की डेट घोषित हो जाएगी, तो एग्जाम होगा उस तारीख से पहले 30 दिन पहले, महीने पहले आपको एक तारीख दी जाएगी संशोधन की कि आप त्रुटि सुधार कर लें। और अगर आप योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, योग्यता आपकी पूर्ण नहीं हो रही है परीक्षा से पहले, तो आप अपना फार्म विड्रॉल कर लें, प्रत्याहरित कर लें, तो आप अपना फार्म है वो विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, नहीं तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। वो भी फार्म अप्लाई कर सकते हैं। एमए में कोई प्रतिशत नहीं है, केवल और केवल अपने सब्जेक्ट में पीजी होना जरूरी है, बीए एमए कोई लेना देना नहीं है। बीएड प्लस एमए हो, एमए में कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। ठीक है, ये आपकी योग्यता है। योग्यता क्या है? अगला क्वेश्चन है आयु सीमा। आयु सीमा, आयु सीमा, ये क्वेश्चन आपको बताया है। आयु सीमा 1/1/2025 तक न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। इसमें छूट दी गई है, 1 साल की छूट दी गई है। तो सामान्य पुरुष है, सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष, उसके लिए 41 वर्ष, 41 वर्ष। इनके अलावा एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, इनको जो पुरुष है, तो पुरुष है उनको 5 वर्ष की छूट है। जो महिलाएं हैं, इन वर्ग की आरक्षित वर्गों की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट है। आर्मी वाले को 10 वर्ष की छूट है। राजकीय कर्मचारी है वो 60 वर्ष तक, मतलब नियुक्ति तिथि तक उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो नियुक्ति तिथि तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एक साथी पूछ रहा है कि राजकीय सेवा वाले के लिए कितनी? आप जो एक राजकीय कर्मचारी की आयु होती है 60 वर्ष रिटायरमेंट की, उस तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, योग्य हो तो आप सिलेक्ट भी हो सकते हो। लेकिन इसमें एक लाइन स्पष्ट दे रखी है कि अगर आपने शुल्क के अतिरिक्त कोई छूट ली है, शुल्क में आप छूट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जो शुल्क है कम ज्यादा है उसमें छूट ले सकते हो कि ये आपकी आय सीमा इतनी से कम है, वो है, तो आप आय आपने छूट ले ली, ओबीसी के आधार पर पेमेंट में छूट है तो आपने छूट ले ली, कोई दिक्कत। तो अगर शुल्क के छूट के अलावा अगर अतिरिक्त कोई छूट लेते हो आप आयु में, और कोई छूट लेते हो, तो फिर आपको है सामान्य सूची के लिए विचारित नहीं किया जाएगा। सामान्य सूची में आप सिलेक्टेड नहीं हो सकते। सामान्य जो सीटें उनको अपने में प्लस मत। फिर आप जिस कैटेगरी से हो, अगर शुल्क के अतिरिक्त कोई छूट लेते हो तो आपको अपनी कैटेगरी में ही जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है इतनी चीजें? अगला क्वेश्चन है न्यूनतम अंक कितने चाहिए? न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक कितने चाहिए? न्यूनतम अंक अलग अलग दोनों पेपरों में, फर्स्ट पेपर में 40%, सेकंड पेपर में 40%। 40% का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट पेपर में 75 में से 30 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग को काट के आपको सही बच जाने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग को निकाल के आपके 30 क्वेश्चन बचने चाहिए। सेकंड में 150 क्वेश्चन में से आपके 60 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग को निकाल के 60 क्वेश्चन है वो बच जाने चाहिए।
अब इनमें छूट किस किस को है, एक ध्यान से सुन लेना। एक तो महिलाओं का भी मैसेज आया था, विधवा या परित्यक्ता के लिए क्या छूट है, विधवा परित्यक्ता के लिए छूट नहीं है। 4 कैटेगरी है उनको छूट है, इनमें से 5% जो छूट दे रखी है वो सिर्फ और सिर्फ 4 कैटेगरी को है। इनके लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में अलग अलग 35% अंक न्यूनतम अंक चाहिए। तो 4 कैटेगरी कौन सी है, एक तो एससी है, एक एसटी है, एक भूतपूर्व सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक, चौथी कैटेगरी लिख रखी है वो विशेष योग्यजन है। ये इंग्लिश में लिख रखा है एससी एसटी वाला, और उनके नीचे हिंदी में लिख रखा है भूतपूर्व सैनिक और विशेष योग्यजन। विशेष योग्यजन में केवल दिव्यांग आते हैं, विशेष योग्यजन किसी भी तरह से दिव्यांग हो सकते हैं, तो विशेष योग्यजन, ठीक है ना। 4 कैटेगरियों को 5% की छूट है, एससी एसटी और भूतपूर्व सैनिक और विशेष योग्यजन। क्लियर आपका क्वेश्चन। आरक्षण का छूट ले लिया है तो क्या वो सामान्य में जा सकता है, नहीं जा सकता। केवल शुल्क के अतिरिक्त जो भी छूट ली है वो सामान्य सूची में विचारित नहीं किया जाएगा। ये लाइन बाकायदा लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। आवेदन तिथि 5/11/2024 से 4/11/2024 तक। अब जो आरक्षित वर्ग है उनके जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास तो एक बार बनता है, अगर आपकी फोटो के समय फोटो वाला बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं। जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी का एक बार बनता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, मतलब अंतिम तिथि तक। इसमें स्पष्ट लिख रखा है जाति प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। जैसे आप आवेदन कर रहे हो, अंतिम तिथि है, उससे पहले आपको प्रमाण पत्र बना लेना है। अंतिम तिथि जैसे 4 दिसंबर है तो उससे पहले आपको ओबीसी प्रमाण पत्र बना लेना है। उससे पहले आपने बना रखा है तो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और फिर भी किसी कारण से आप बना नहीं पाते हो, किसी कारण से बन नहीं पाता है, तो आपको अलग से फिर शपथ पत्र देना पड़ेगा। ये लाइन लिख रखी है, शपथ पत्र देना पड़ेगा। उसके आधार पर फिर आपको देखा जाएगा कि उस टाइम आपको शपथ पत्र ये देना है कि उस टाइम में ओबीसी में नॉन क्रिमिनल में था, और फिर आपको अगर गलत पाए जाते हो तो आप पर कार्रवाई होगी, नहीं तो आपके उसके योग्य माना जाएगा। ये लाइन स्पष्ट लिख रखी है। तो अब आपके क्लियर है आपके सारे क्वेश्चन। जाति प्रमाण पत्र हो गया। महिला, महिला के लिए जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो ध्यान रखना, महिला के लिए जो जाति प्रमाण पत्र बनता है अदर स्टेट की महिला है। यहाँ की जो महिला है जो आरक्षित वर्ग में वो आरक्षित रहेगी, लेकिन जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, जो भी महिला है उनका जाति प्रमाण पत्र बनता है वो माता पिता की आय के आधार पर बनता है। माता पिता की बाकायदा लिखा रहा है, माता पिता की आय के आधार पर बनेगा, माता पिता के आधार पर उसका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। उनके पिता अगर अदर स्टेट में है, वहां वो ओबीसी में आते हैं तो यहाँ उनको जनरल में आना पड़ेगा, अदर स्टेट में जनरल में आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें अगर आपने पति के आधार पर निवास, उनके निवास स्थान के आधार पर बनाया है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। ये लाइन बाकायदा लिखी हुई है। आवेदन कौन कौन कर सकता है वो मैंने बता दिया। अंतिम वर्ष फाइनल ईयर में जो एमए में है, बीएड में है, वो आवेदन कर सकता है। उनके अलावा भी जिसको आवेदन करना है वो कर सकता है। लेकिन जैसे ही आपको अनुमति एक संशोधन तिथि दी जाएगी परीक्षा से 1 महीने पहले, उस तिथि में आपको संशोधन करते टाइम जो जिसकी त्रुटि है वो वैसे संशोधन कर सकते हैं, और नहीं तो वो जो योग्य नहीं हुए एग्जाम देने के लिए, परीक्षा से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, परीक्षा से पहले आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। तो जो जिनका रिजल्ट नहीं आए, जो योग्य नहीं हो पाए, वो आपका फॉर्म प्रत्यारित कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है। एमए बीएड फाइनल में हूँ, रिजल्ट आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। जुलाई से पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, नवंबर दिसंबर में जाएगा, आगे भी जा सकता है। संस्कृत लेक्चरर का इंटरव्यू लेके आए जल्दी, संस्कृत लेक्चरर का भी इंटरव्यू लेके आएंगे। भर्ती आ गई है संस्कृत के लेक्चरर का, जल्दी मैं अब गाँव जाऊँगा तो मेरे गाँव में है, आपके संस्कृत के लेक्चरर भी हैं, सेकंड ग्रेड भी है, मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। करंट कब तक का पढ़े साथियों? करंट के लिए मैं डेली आपके लिए अलग से ऑनलाइन अखबार पढ़ता हूँ। ऑफलाइन में मेरे पास अखबार आते हैं, लेकिन मैं इसलिए ऑनलाइन पढ़ता हूँ कि उसके अलग से फोटो निकाल सकूँ। जो न्यूज़ मेरे को ऑथेंटिक लगती है मेरे अनुभव के आधार पर, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट के लिए, तो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो लगती है मेरे को इंपॉर्टेंट, वो न्यूज़ मैं डेली आपको टेलीग्राम पे डालता हूँ।
तो जैसे ही एग्जाम आ जाएगा, डेली अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। डेली आपने एक दो क्वेश्चन आप देख रहे हो अच्छे से, डेली तीन चार क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, तो भी न्यूज़ आती है, मैं छांट लेता हूँ उनमें से, वो आपको डेली आपको टेलीग्राम पे मिलती है। टेलीग्राम का लिंक प्रत्येक वीडियो के नीचे आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही भर्ती की डेट आ जाएगी तो हम 12 महीनों का वैसे भी कवर करने वाले हैं। नहीं तो वार्षिकांक आता है, जैसे आपने ये पढ़ लिया है ना, तो वार्षिकांक 7 से 8 क्वेश्चन कवर करता है, 2-3 क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। आपके 10 क्वेश्चन है करंट जीके के, जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो कवर हो जाएंगे। तो केवल और केवल बाद में लास्ट में वार्षिकांक पढ़ना है, साथ में कुछ न कुछ पढ़ते जाना है। इसके कारण पॉलिटिकल वालों को पॉलिटिकल में भी हेल्प मिलेगी, जो चीज़ अपडेट होती है। दूसरे सब्जेक्ट वालों को फर्स्ट हेल्प मिलेगी, उसमें कई चीज़ें और भी डाटा आता है, तो हमारे किसी न किसी सब्जेक्ट से जुड़ा होता है। तो करंट जीके रूटीन में पढ़ना है। डेली टेलीग्राम पर आपको न्यूज़ मिलती है, बिल्कुल कचरा बिल्कुल भी नहीं डाला जाता, अनाप शनाप नहीं डाला जाता। कोई चीज़ डाली जाती है तो आपकी काम की है। मैंने अभी पीछे डाला था, अपार आईडी के बारे में डाला था। आपने सोचा होगा अपार आईडी के बारे में कैसे डाला, सीटी में वो क्वेश्चन आ गया कि डिजिटल लॉकर की किस विभाग ने पहल की है, वो शिक्षा विभाग ही है। इससे क्या है, बच्चे की एक आईडी बन जाएगी, उसे फर्जीवाड़ा भी रुकेगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट है उनके डिजिटल लॉकर में रहेंगे, उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, डॉक्यूमेंट चेक करने वालों को भी दिक्कत नहीं आएगी, तो काम आसान हो जाएगा। अपार आईडी शुरू की है सरकार ने, प्रत्येक बच्चे की बनेगी अपार आईडी। आपने कहा था एग्जाम अक्टूबर में होगा, इसका मैंने उत्तर दे दिया है। अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जुलाई से पहले नहीं होगा। आप अर्थ है वो अपने हिसाब से नहीं लगाना है। सर आप सेकंड पेपर राजनीति विज्ञान का कोर्स करवाएं, ऑनलाइन कोर्स, आप सभी साथी कमेंट में बताएं ऑनलाइन कोर्स शुरू कराएं। टाइम का अभाव है, अभी सोच रहा हूँ अभी एनसीईआरटी करवा दूँ, आज शुरुआत करने वाली थी, कल से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टूडियो में, मेरी पोस्टिंग 600 किलोमीटर दूर है, मैं स्टूडियो में नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मैं पेन टेप से देखता हूँ कि पेन टेप से कितना मैं सक्सेस होता हूँ। कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में मेरे को पता लग जाएगा, 5-7 दिन बाद में आपको बता देंगे। करवाएंगे तो अच्छे से करवाएंगे, वो पूरा तरीका आपको बता दिया जाएगा। एनसीईआरटी करवा दो, एनसीईआरटी अब जल्दी शुरू करने वाला हूँ, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। एक आयोग वाला एक टॉपिक रहा है पॉलिटिकल का, तो वो आपको जल्दी मिल जाएगा। ऑफलाइन कोचिंग शुरू कर दो, ऑफलाइन अभी कोई विचार नहीं है। एमए नहीं किया और बीएड चल रही है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? एमए नहीं किया और बीएड चल रही है तो कैसे फॉर्म भर सकते हैं? एमए की अभी शुरुआत ही नहीं है, बीएड आपकी चल रही है, तो 2 साल पीछे ऐसे कैसे फॉर्म भर सकते हैं? वो आपको मैंने बता दिया है। बीएड प्लस एमए दोनों ही डिग्री दूरस्थ विश्वविद्यालय से इस तरह का मामला नहीं आया। एक रेगुलर जैसे अपनी यूनिवर्सिटियाँ उनसे कर, आप डिस्टेंस से, दोनों ही डिस्टेंस से कर रहे हो, तो आपको इसके लिए कि ऐसा मामला हमारे सामने नहीं है। आप एक तो रेगुलर बीएड कर सकते थे और डिस्टेंस से अपनी एमए कर सकते थे, या फिर डिस्टेंस से आपकी चल रही थी तो एमए आप इन यूनिवर्सिटियों से, बीकानेर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, दोनों डिस्टेंस से कर रहे हो, इसके लिए आपको आरटीआई लगानी होगी। आरपीसी आपको जवाब दे देगी कि आप योग्य हो या नहीं हो, आप आरटीआई लगाना आरपीसी को। हाँ, जिन्होंने दोनों डिग्री एक साथ की है, आपने बीएड यहाँ से कर रहे हो रेगुलर और डिस्टेंस से आप एमए कर रहे हो, तो आपके लिए अलाउड है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आरटीआई लगी है, बहुत सारे आदेश हैं, प्रत्येक ग्रुप में पड़े हुए आदेश। बेयर एक्ट पढ़ा दो। आप सभी साथियों से निवेदन कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपन 4000 आदमी एक साथ जुड़े हुए हैं, प्रत्येक आदमी 2-2 3-3 को शेयर करे ना, 2 तो 3-3 सब्सक्राइब बढ़ाए, 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। 10 के होते ही आपको बेयर एक्ट पूरा अच्छे से करवा दूंगा। आज की टाइम में जो संविधान का क्वेश्चन आता है ना, वो सीधा सीधा बेयर एक्ट से ही पूछता है, उसकी मूल लैंग्वेज पूछता है, तो कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा त्याग। तो मैं आपके लिए पीएचडी भी चल रही है, 600 किलोमीटर दूरी भी है, बच्चों का भी सिलेबस वहाँ करवाना है, और यहाँ के भी स्टूडियो में आपके लिए कुछ न कुछ टाइम निकाल रहा हूँ, और फर्स्ट पेपर आपको निःशुल्क सारा अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए 100 दिन का शेड्यूल जारी कर दिया है, तो सारे काम ये कर रहे हैं। तो आप कुछ थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपको बेयर एक्ट भी अच्छे से करवा देंगे। आपका साथ चाहिए, किसने लिखा था आपका साथ चाहिए, तो साथ ही आपके जिस जान से साथ हैं, दोनों हाथों से। बस आप पढ़ो, लगे रहो। न्यूनतम अंक में छूट मैंने बता दी, 4 कैटेगरी को छूट है। विशेष योग्यता भूतपूर्व सैनिक, एससी और एसटी को 5%, मतलब 35% अंक लाने हैं दोनों पेपरों में अलग अलग। सिलेक्टेड मैटर बताओ जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस पे एक बात कर लेते हैं, इसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बना दिया है, सिलेक्टेड मैटर ही बताया मैंने।
फर्स्ट पेपर के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए मैंने सिलेक्टेड ही मैटर आपको बताया है। पूरा का पूरा कोर्स निःशुल्क, कहीं भी आपको घूमने की जरूरत नहीं। तो भी वीडियो देखना है आपको, सिलेक्टेड मैटर आप वीडियो एक बार देखना। साइंस में कोई बाहर नहीं जाने वाला क्वेश्चन, हिंदी में तो आपको अभ्यास करने की जरूरत है, वो हमने बता दिया है। जितना हम सक्षम थे वो वीडियो भी आपको बता दिए, इस तरह से अभ्यास करना है, वो अभ्यास करके। पॉलिटिकल में भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, लेकिन आपको एक गाइड साथ में पढ़नी है। उसके अलावा मैंने एक इतिहास की अलग बताई है, इतिहास पनोरमा से या जो भी एक गाइड है उनमें से नहीं है, उसके लिए नाथ ले आओ। हिंदी के लिए मनोज मिश्रा है, मानस पब्लिकेशन ले आओ। और उसके लिए मैनेजमेंट के लिए राठ कलाम वाली या एक वो अपनी पोथी वाली आती है, उनमें से एक ले आओ। और हम करवा रहे हैं, मैनेजमेंट भी करवा रहे हैं, साइकोलॉजी भी करवा रहे हैं। और करंट जीके के लिए आप डेली टेलीग्राम पे 5-7 क्वेश्चन डेली है वो अच्छे से पढ़ लिया करो, रूटीन में अपडेट रहो। उसके बाद जैसे ही भर्ती डेट आ जाएगी, हम आपको वार्षिक अंक पूरा का पूरा करवाएंगे। साथ में आप वार्षिक अंक खुद भी ले आना, तो आप उनको 2-3 बार पढ़ लिया ना। करंट जीके ज़्यादा रटने का नहीं होता, उसको ज़्यादा ससरी नज़रों से एक बार देखना होता है, ससरी नज़रों से देखना होता है। नहीं तो आप हर महीने मंथली या तो क्रोनोलॉजी ले आओ या द्विमासिक आती है मूमल, वो ले आओ। एक बार उसको पढ़ना है। कि पढ़ना कैसे है, एक बार आप उसको पूरी को पढ़ोगे, आपको पता है नोबेल पुरस्कार किन को मिला है, इसको मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, इस इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसको अंडरलाइन कर लो। 1-1.5 घंटा आपको महीने में एक बार देना है क्रोनोलॉजी को। उसके बाद आप जाता हो तो आधी घंटा में एक बार दोबारा रिवाइज कर लो जो अंडरलाइन की है। अब उनको छोड़ दो, जैसे एग्जाम की डेट आ गई 12 महीना की क्रोनोलॉजी पढ़ लो, 7 से 8 महीना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो 12 महीना से ज़्यादा आपको क्रोनोलॉजी नहीं पढ़नी, तो नहीं तो वार्षिक अंक आ जाएगा। सारे विकल्प मैंने फर्स्ट पेपर वाली रणनीति में बता दिए अच्छे से। उनके अलावा कोई किताब मत पढ़ो, ठीक है ना। और निःशुल्क कोर्स आपके लिए चल रहा है, टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है, दूसरी आएगी तो अभी आपको अलग से अवगत करवा देंगे, क्योंकि आपको उसमें टाइम वगैरह वो दिखाई नहीं दे रहा है, तारीख वगैरह। अब तारीख वाइज उस हिसाब से जारी कर देंगे। सेकंड पेपर के लिए मैंने अच्छे से आपको रणनीति बता दी है। और मैं एक बार प्लान बना रहा हूँ, अगर मैंने प्लान बनाया तो मैं शॉर्ट कट है वो आपको करवाऊंगा। और साथ में आपको तो आई हुए क्वेश्चन है ना वो करवाएंगे, और उसके साथ वो रणनीति आपको मैं अलग से बता दूंगा अगर सेकंड पेपर में कराऊंगा तो। नहीं तो मैंने वीडियो में अच्छे से रणनीति बताई है, वो पढ़ लो, साथ में एक बुक पढ़ लो। साइकोलॉजी के लिए मैंने आए हुए क्वेश्चन बता दिए। एक कोई भी किताब डी सिंह दाभाई सर की पढ़ सकते हो, वंदना जादौन की पढ़ सकते हो, अपनी पोथी पढ़ सकते हो। तीनों में से एक किताब आपको सिलेक्ट करनी है, सीमित मैटर में आपको बार बार तैयारी करनी है। ये है आपके लिए रणनीति, इसलिए अब आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, डिमोरलाइज नहीं होना है। जो करोगे जैसा बोओगे वैसा ही फल काटोगे। आज मेहनत करोगे तो कल आपका जो अब तो कल आने वाले भविष्य को कहते हैं। जैसे आप जिस वर्तमान में आप सिलेक्ट हो गए वो आपका वर्तमान होगा। तो आपने भूतकाल में कितनी मेहनत की, आपका भूतकाल कैसा रहा, भूतकाल का परिणाम आपको आगे भविष्य में मिलता है। तो उस टाइम वो बाद में जब आप सिलेक्ट होने वाले वो वर्तमान बन जाता है। वर्तमान आप जब देखते हो ना तो वो भूतकाल के आधार पर होता है। भूतकाल में आप कितनी मेहनत करते हो वो उस पर डिपेंड। और जल्दी आपन अलग अलग वीडियो में बनाता रहूँगा, छोटे छोटे वीडियो बना दूंगा गणित जी की कैसे तैयारी करनी है और क्या करनी है। सारे आप तो जो मैटर दे रखा है वो पढ़ते रहो, जल्दी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी क्लास शुरू हो जाएगी। एक इंग्लिश को छोड़ के सारा निःशुल्क आपको कोर्स मिलेगा, कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। जितने ज़्यादा मार्गों पर चलोगे, जितना ज़्यादा मार्गदर्शन प्राप्त करोगे, एक जगह पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, जहाँ पे आपको लगे कंपेयर कर लो, एक जगह पकड़ लो। आपको लोग डेमोलाइज करेंगे, इतने हैं, वो सीटें हैं, वो कम है, वो ज़्यादा है। आप अपना 100% दीजिए, आपको खुद को भी पता लग जाएगा, आप सिलेक्ट भी हो जाओगे। नहीं तो आगे भी अच्छी वैकेंसी आने वाली है, इसमें भी पदों की बढ़ोतरी होने वाली है। आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। फर्स्ट ग्रेड आपने सुन लिया है तो फर्स्ट ग्रेड की करो ना। और जैसे विकल्प है आपके पास सेकंड ग्रेड, आप पहले कुछ मार्क्स से रह गए तो सेकंड ग्रेड की शुरू कर दो। जल्दी वैकेंसी आने वाली है, इसका तरीका मैंने बता दिया क्यों आई है जल्दी वैकेंसी। सब में निराशा है, सब में हताशा है। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं करना है। जितना अपने आप को कमज़ोर करोगे दुनिया उतना ही आपका फ़ायदा उठाएगी। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और आपको बेरेक तभी कराऊंगा 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ये आपके सामने शर्त है, आप देख लो, वो अच्छे से करवा दूंगा। एनसीईआरटी में कल से या परसों से आपकी शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।